हेलो फ्रेंड्स, वे 36 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। आज हम छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के बारे में बात करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से बिम्बाजी भोसले के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ आज हम ये भी देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में मराठों का आगमन कैसे होता है। जब मराठा आक्रमण करते हैं फ्रेंड्स, तो उनके आक्रमण के पीछे का कारण क्या था, साथ ही साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रशासनिक परिवर्तन किए, इन सभी के बारे में आज हम अच्छे से बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण कब माना जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो नागपुर के आपके जो भोसला शासक थे या मराठा शासक थे, वो आपके रघुजी प्रथम थे। तो फ्रेंड्स रघुजी प्रथम ने बंगाल विजय अभियान के लिए अपने सेनापति भास्कर पंत को भेजा। तो भास्कर पंत फ्रेंड्स जब नागपुर से बंगाल जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने 1741 में रतनपुर पर आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स इसी को ही मराठों का प्रथम आक्रमण माना जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जिस समय पे जब भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया, उस समय पे रतनपुर के जो शासक थे फ्रेंड्स, वो रघुनाथ सिंह थे। तो फ्रेंड्स रघुनाथ सिंह जो थे फ्रेंड्स, उस समय पे क्या थे कि एक तो ये वृद्ध हो चुके थे, मतलब लगभग 60 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी थी। जब 1741 में भास्कर पंत ने आक्रमण किया, उससे एक वर्ष पूर्व ही इनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी फ्रेंड्स। तो ये पुत्र वियोग से भी ग्रस्त थे। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, जैसे ही भास्कर पंत ने आक्रमण किया, इन्होंने बिना ही युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो रघुनाथ सिंह जो थे, वो मराठों के अधीन जो थे, वो प्रथम कलचुरी शासक जो हैं कहलाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जो है वो रतनपुर में ही मराठों के अधीन जो दूसरे शासक हुए थे, वो मोहन सिंह थे फ्रेंड्स। मोहन सिंह की मृत्यु के बाद जो है वो प्रत्यक्ष मराठा शासन जो है वो चालू हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो रतनपुर के बारे में बात थी। यदि हम रायपुर के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो मराठों के अधीन जो थे वो शासक अमर सिंह और शिवराज सिंह थे। तो फ्रेंड्स ये जो थे, जितने भी मैंने आपको रतनपुर और रायपुर के जो शासकों के बारे में बताया फ्रेंड्स, ये जो शासक थे वो मराठों के अधीन कलचुरी शासक थे, या हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते थे कि उस समय पे मराठों का अप्रत्यक्ष शासन चल रहा था। मतलब कि 1741 से लेकर के 1758 तक का जो समय था फ्रेंड्स, वो अप्रत्यक्ष शासन का समय था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है वो भास्कर पंत वो तो चले गए बंगाल विजय अभियान में, लेकिन फ्रेंड्स इनके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1744 में जो अलीवर्दी खां थे, उनके सैनिकों ने मंटुका नामक स्थान पर भास्कर पंत की हत्या कर दी थी। मतलब कि फ्रेंड्स जब भास्कर पंत जो है वो बंगाल विजय अभियान से जब वापस लौट रहे थे, तो उनकी मंटुका नामक स्थान पर फ्रेंड्स उनकी हत्या कर दी गई थी। तो कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये याद होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि मराठों के आक्रमण के पीछे का कारण क्या था। फ्रेंड्स ये आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा, साथ ही साथ ये लिख भी लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इनके आक्रमण के पीछे के जो कारण थे, जिसमें से सबसे पहला कारण था फ्रेंड्स मराठों की महत्वाकांक्षा। फ्रेंड्स मराठों की महत्वाकांक्षा ये थी कि उनके साम्राज्य का विस्तार, वो अपने क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहते थे फ्रेंड्स। उन्हीं के पीछे ही इन्होंने आक्रमण किया था। यदि हम दूसरे कारण के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो वो ये था छत्तीसगढ़ का उड़ीसा मार्ग पर स्थित होना, उड़ीसा बंगाल मार्ग पर स्थित होना। कैसे फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया जो रघुजी प्रथम के जो सेनापति थे भास्कर पंत, वो बंगाल विजय अभियान के लिए जा रहे थे। तो फ्रेंड्स बंगाल विजय के जाने के लिए उनका क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ मार्ग से ही होते हुए उन्हें जाना था। इसी वजह से आक्रमण के पीछे का ये भी एक कारण था। तीसरा कारण था फ्रेंड्स रघुजी की ऋणग्रस्तता। कैसे ऋणग्रस्तता फ्रेंड्स, रघुजी जो थे फ्रेंड्स, उनके शासन में बहुत सारे सैनिक हुआ करते थे फ्रेंड्स। तो सैनिकों की देखरेख के लिए उनको बहुत ज़्यादा राशि की आवश्यकता होती थी। इस वजह से फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा ऋणग्रस्त हो चुके थे, और अपना वो ऋण को चुकाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना साम्राज्य विस्तार करना या लूट से वो क्या करते थे फ्रेंड्स, अपने ऋण को वो चुकाया करते थे। तो ये भी उनके आक्रमण के पीछे का कारण था। इसके अलावा फ्रेंड छत्तीसगढ़ का उपजाऊपन, जैसे आपको पता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो पूर्व काल से ही उपजाऊ क्षेत्र रहा है फ्रेंड्स। तो जो क्षेत्र जो था वो ज़्यादा उपजाऊ रहेगा, तो वहाँ से उनको ज़्यादा धनराशि रहेगी। तो ये भी एक कारण है। अगला कारण के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो वो है छत्तीसगढ़ में कमजोर शासक। जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा, जैसे ही आपके भास्कर पंत ने आक्रमण किया, जो रघुनाथ सिंह थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया फ्रेंड्स। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि ये तो शासक ऑलरेडी मतलब इतने वृद्ध हो चुके हैं, और ये खुद से जब आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो ये क्षेत्र को क्यों ना यहाँ पर आक्रमण करके इसे जीत लिया जाए। तो ये बहुत ही मुख्य कारण था फ्रेंड्स कि यहाँ के शासक जो थे वो कमजोर थे।
इसके अलावा फ्रेंड्स एक और मुख्य कारण ये था कि राज परिवारों में फूट, जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा जो राजसी कलचुरी शासक जो राजसी थे फ्रेंड्स, उनके समय की एक घटना थी कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो है वो आपके सरदार सिंह को सौंपना चाहते थे फ्रेंड्स, लेकिन हुआ ये कि वो उपस्थित नहीं थे और उन्होंने सरदार सिंह को जो है वो सरदार सिंह नहीं फ्रेंड्स, सरदार सिंह को सौंप दिए थे, वो मोहन सिंह को सौंपना चाहते थे। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि जो मोहन सिंह थे, वैसा कहा जाता है कि वो मराठों से मिल चुके थे और उसी की वजह से ही राज परिवारों में फूट डला और मराठों ने आक्रमण किया। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो जमींदारों का असहयोगी रुख कैसे फ्रेंड्स, कि जब मराठों ने आक्रमण किया तब कोई भी जमींदार जो थे फ्रेंड्स, साथ ही साथ जो कलचुरियों की जो दूसरी शाखा थी रायपुर शाखा, उन्होंने भी सहयोग नहीं किया था। तो ये भी एक था फ्रेंड्स कि जमींदार जो थे वो असहयोगी हो चुके थे, तो आक्रमण का मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहा ये भी। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और कारण ये है कि मीर हबीब का आक्रमण। जो ये मीर हबीब थे फ्रेंड्स, ये बंगाल के जो शासक थे उनके विरोधी थे फ्रेंड्स। तो इन्होंने क्या किया था, जो आपके नागपुर के जो मराठा शासक थे उनको आमंत्रित किया था कि आप आइए और बंगाल के शासकों को पराजित करिए। तो इन सभी कारण थे फ्रेंड्स जो जिसकी वजह से मराठों ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर आक्रमण किया था। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। मराठों का जो शासनकाल है फ्रेंड्स, उसको 5 चरणों में बांटा गया है। जैसे कि जो पहला चरण है फ्रेंड्स, वो अप्रत्यक्ष भोसला शासन है, जो 1741 से 58 तक के शासनकाल को कहा जाता है। जो प्रत्यक्ष शासन है फ्रेंड्स, वो 58 से 87 तक का है। जो सूबा शासन है फ्रेंड्स, जिसको हम सूबा सरकार के नाम से भी जानते हैं, ये 1787 से 1818 तक के शासन समय को कहा जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो है ब्रिटिश शासन लग जाता है, जो 1818 से लेकर के 30 तक के शासनकाल को कहा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है पुनः भोसला शासन जो है यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है, जो 1854 तक जो है वो चलता है। तो फ्रेंड्स ये जो पढ़ने के दृष्टिकोण से जो है वो मराठा शासन को 5 चरणों में बांटा गया है, जिसमें आज हम मुख्य रूप से उनके अप्रत्यक्ष भोसला शासन और प्रत्यक्ष भोसला शासन के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो अप्रत्यक्ष भोसला शासन के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर शासनकाल गलत लिखा है, ये 1741 से लेकर के 58 का शासनकाल है, आप ये करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हो रहा था उस समय पे, जो आपके नागपुर के जो शासक थे जिनका नाम था आपका राघोजी राव या राघोजी प्रथम। तो फ्रेंड्स क्या हुआ था, रघुजी जो प्रथम थे, उनके 4 पुत्र थे फ्रेंड्स। ये चारों पुत्रों में अपना जो साम्राज्य है उसका बंटवारा कर दिए थे, जिसमें से उन्होंने मुधो जी को चांदा वाला क्षेत्र दिया था, जानको जी को नागपुर वाला क्षेत्र, साबा जी को बरार वाला क्षेत्र और बिम्बा जी को उन्होंने छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। तो फ्रेंड्स रघु जी ने तो अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया अपने चारों पुत्रों में, लेकिन हुआ ये फ्रेंड्स कि जो मुधो जी थे उनको नागपुर वाले क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी, वो नागपुर वाला क्षेत्र जो है वो लेना चाहते थे। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि मुधो जी जो है वो नागपुर क्षेत्र पर आक्रमण करना चाहते थे, मतलब उन्होंने वो जो है अपने भाई जानको जी के विरुद्ध आक्रमण करना चाहते थे, और मुधो जी के जो सहयोगी थे फ्रेंड्स वो बिम्बा जी थे। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, जो अप्रत्यक्ष मराठा शासन ऐसा था फ्रेंड्स कि यहाँ पर कलचुरी जो है वो मराठों के अधीन जो है वो शासन करते रहे, और बिम्बा जी जो थे वो नागपुर क्षेत्र को जीतने में लगे थे। लेकिन अंत में ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि जानको जी जो है वो जीत जाते हैं, मतलब कि मराठा क्षेत्र जो है वो मुधो जी के हाथ नहीं लगता है। मतलब कि फ्रेंड्स क्या होता है कि बिम्बा जी को अपने क्षेत्र में वापस आना ही पड़ता है। तो बिम्बा जी का जो है वो शासनकाल जो है फ्रेंड्स वो चालू होता है 1758 से लेकर के 1757 तक। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जैसे ही बिम्बा जी जो है वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अपना शासन संभालते हैं फ्रेंड्स, तब से जो है वो प्रत्यक्ष मराठा शासन जो है वो माना जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बिम्बा जी भोसले के समय की अगर महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करें, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण घटना है फ्रेंड्स उनके प्रशासनिक कार्य। यदि हम उनके प्रशासनिक कार्यों के बारे में बात करें फ्रेंड्स, उन्होंने मुख्य रूप से रतनपुर और रायपुर क्षेत्र का प्रशासनिक एकीकरण किया फ्रेंड्स, मतलब उन्होंने प्रशासन के आधार पर दोनों ही क्षेत्रों को मिलाया था। वैसे इनकी राजधानी तो रतनपुर ही थी, जैसे कलचुरियों की राजधानी थी वैसे ही मराठों की राजधानी भी रतनपुर थी। लेकिन उन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण से फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि कलचुरी जो थे वो 2 अलग अलग क्षेत्र पर शासन करते थे, कभी भी इन क्षेत्र का एकीकरण नहीं हुआ था। तो इन्होंने सबसे पहले काम यही किया फ्रेंड्स, इन्होंने रतनपुर और रायपुर क्षेत्र का एकीकरण किया। इसके अलावा फ्रेंड्स इन्होंने नांदगांव और खुज्जी नामक 2
2 जमींदारियों का निर्माण किया फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजनांदगांव और खुज्जी जमींदारियों का निर्माण किसने किया, तो ये भी बिंबाजी भोसले ने किया। इसके अलावा फ्रेंड्स इन्होंने रतनपुर पे ही नियमित न्यायालय की स्थापना की फ्रेंड्स। मतलब कि जो भी प्रॉब्लम होती थी लोगों को, वहाँ की जनता को यदि कोई भी चीज़ों में दिक्कत होती थी, वो न्यायालय में जा करके उसकी सुनवाई कराते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स इन्होंने राजस्व संबंधी लेखा तैयार करना भी प्रारंभ किया, जिससे इनके समय की जितनी भी राजस्व संबंधी चीज़ें थी वो बहुत अच्छे से संचालित होने लगी फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रदेश में मतलब रतनपुर और रायपुर वाले क्षेत्र में फ्रेंड्स इन्होंने मराठी भाषा और मोड़ी लिपि का प्रचलन जो है आरंभ किया था। साथ ही साथ फ्रेंड्स इन्होंने उर्दू भाषा को भी प्राथमिकता दी थी। फ्रेंड्स इसके अलावा इनकी महत्वपूर्ण घटना ये थी फ्रेंड्स, इन्होंने मोहम्मद खां तारान को सैन्य सहायता के बदले मदनगढ़ किले के 5 गांव जो है वो भेंट स्वरूप में दिए थे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि मदनगढ़ किले को किसने भेंट पे दिया था, तो बिंबाजी भोसले ने मोहम्मद खां तारान को दिया था। क्यों दिया था फ्रेंड्स, तो सैन्य सहायता के बदले। तो फ्रेंड्स ये तो थी इनके कुछ प्रशासनिक कार्य। यदि हम इनके सांस्कृतिक कार्य के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो वैसे तो सांस्कृतिक कार्य हम बाद में बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि प्रशासन में और क्या महत्वपूर्ण इनके क्षेत्र में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये था कि जैसे ही बिंबाजी भोसले जो हैं वो छत्तीसगढ़ आते हैं फ्रेंड्स, तो इन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसको और भी ज़्यादा सुचारू रूप से चलाने के लिए इनके साथ बहुत सारे लोग जो हैं छत्तीसगढ़ आते हैं फ्रेंड्स, जिनके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन आए थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये चीज़ अभी एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन आगे ये पूछा जा सकता है और मेंस में तो ये पूछा भी जाता है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, जो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति बिंबाजी भोसले के साथ आए थे फ्रेंड्स, जिसमें मुख्य रूप से जो घोड़ो महादेव जो है फ्रेंड्स, वो राज्य के प्रमुख व्यवस्थापक थे फ्रेंड्स, मतलब राज्य की व्यवस्था का काम देखते थे। जो कृष्णपद उपाध्याय जो थे फ्रेंड्स, वो राज पंडित के रूप में कार्य करते थे। जो मशारिल्ले जो थे फ्रेंड्स, वो सह सलाहकार थे। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये किसके सह सलाहकार थे, तो ये घोड़ो महादेव के सलाहकार थे। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स रामचंद्र बख्शी के बारे में, तो ये कीप प्रमुख थे। जो माघो रामचंद्र मजूमदार थे फ्रेंड्स, वो लेखा प्रमुख थे। जो कृष्णा जी मोहिते जो थे फ्रेंड्स, वो राजस्व विभाग के प्रमुख थे। जो महमूद खां थे फ्रेंड्स, वो शासन प्रमुख थे, ये शासन का कार्य देखते थे फ्रेंड्स। कारत खां के बारे में अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये सेना विभाग के प्रमुख थे। और जो नीलू पंडित जो थे फ्रेंड्स, वो सेना प्रमुख थे। तो याद रखिएगा, सेना विभाग जो है वो कारत खां देखते थे, लेकिन जो नीलू पंडित जो थे फ्रेंड्स, वो सेना के प्रमुख होते थे। इसके अलावा अगर हम महाडिक के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो ये सर सेनापति थे। तो ये सभी जितने भी व्यक्ति थे फ्रेंड्स, ये प्रशासन कार्य के लिए जो है वो बिंबाजी भोसले के साथ जो है नागपुर से छत्तीसगढ़ में आए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं इनके प्रशासनिक कार्य के बारे में, सांस्कृतिक कार्य के बारे में, कि बिंबाजी भोसले ने कौन कौन से सांस्कृतिक कार्य किए, मतलब इन्होंने क्या क्या चीज़ें स्थापित की। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इन्होंने रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर और खंडोबा मंदिर भी, इन सभी मंदिरों का निर्माण जो है फ्रेंड्स ये रतनपुर में कराया बिंबाजी भोसले के द्वारा। साथ ही साथ फ्रेंड्स इन्होंने रतनपुर में मस्जिद का भी निर्माण करा। मतलब कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बिंबाजी भोसले जो है वो सभी धर्म को यहाँ पर प्राथमिकता दिए। उन्होंने राम मंदिर साथ ही साथ मस्जिद का भी यहाँ पर निर्माण कराया। यदि फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे इन्होंने और क्या किया, तो फ्रेंड्स इन्होंने रायपुर में जो कल्चुरी कालीन जो दुधाधारी मठ था उसका जीर्णोद्धार कराया था। तो फ्रेंड्स ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कल्चुरी कालीन दुधाधारी मठ की स्थापना किसने कराई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये दुधाधारी मठ जो है वो कहाँ पर है, तो ये रायपुर में स्थित है, जिसका जीर्णोद्धार किसने कराया, तो बिंबाजी भोसले ने कराया। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो इन्होंने विजयादशमी में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा का भी आरंभ किया फ्रेंड्स, जिसको हम सोन पत्ता बोलते हैं। तो वही स्वर्ण पत्र जो है वो देना आरंभ किसने कराया, तो बिंबाजी भोसले ने कराया। इसके अलावा फ्रेंड्स इन्होंने गणेश पर्व भी मनाने की शुरुआत जो है इन्होंने ही की थी। मतलब कि छत्तीसगढ़ में गणेश पर्व का प्रारंभ किसने किया था, तो वो थे बिंबाजी भोसले। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करें तो वो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो यूरोपीय यात्री लैकी थे फ्रेंड्स, वो रतनपुर आगमन पर बिंबाजी भोसले के ही शासनकाल में आए थे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लैकी जो है वो किसके शासनकाल में छत्तीसगढ़ आए थे, तो ये बिंबाजी भोसले के शासनकाल में आए थे। इसके अलावा फ्रेंड्स जो यूरोपीय यात्री कोलब्रुक है, उन्होंने बिंबाजी भोसले को लोक कल्याणकारी शासक कहा है। फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि कोलब्रुक जब छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने देखा उसी समय पर बिंबाजी भोसले की मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स 1787 में। उस समय पे जितने भी जो आपके छत्तीसगढ़ क्षेत्र के जो व्यक्ति थे फ्रेंड्स, वो सभी बिंबाजी भोसले की मृत्यु से शोकग्रस्त थे फ्रेंड्स। उन्होंने देखा कि इतनी ज़्यादा लोकप्रियता है बिंबाजी भोसले की, इसी वजह से उनको लोक कल्याणकारी शासक की उपाधि दिए थे फ्रेंड्स।
इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो अगर हम देखें कि बिंबाजी भोसले की जमींदारियों से क्या संबंध थे, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन है कि फ्रेंड्स बहुत सारे जमींदारी ऐसे क्षेत्र थे जिसको बिंबाजी भोसले ने अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था। जिसमें से अगर हम सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स, तो वो था खैरागढ़ वाला क्षेत्र। जो खैरागढ़ जमींदारी क्षेत्र था फ्रेंड्स, इस पर बिंबाजी भोसले ने 1768 पर आक्रमण किया था फ्रेंड्स। और साथ ही साथ जैसे ही उन्होंने आक्रमण किया फ्रेंड्स, वहाँ के जो खैरागढ़ के जो जमींदार थे, वो जो है बिंबाजी भोसले को टकोली देना जो है वो आरंभ कर देते थे। फ्रेंड्स ये टकोली जो है वो कर ही है, मतलब कि बिंबाजी भोसले को कर कौन देना सबसे पहले प्रारंभ किए फ्रेंड्स, तो खैरागढ़ के जमींदार देना प्रारंभ किए। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स सरगुजा के जमींदारों के बारे में, या सरगुजा रियासत के जमींदारों के बारे में, तो इन पर आक्रमण फ्रेंड्स 1781 में किया गया था, जिसमें बिंबाजी भोसले ने आक्रमण ना करते हुए इन्होंने फ्रेंड्स महिपतराव पासी से आक्रमण कराया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण है कि बिंबाजी भोसले ने कौन से क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था, उन्होंने महिपतराव पासी से आक्रमण कराया था, तो वो था फ्रेंड्स सरगुजा क्षेत्र, जिसमें भी फ्रेंड्स वहाँ के क्षेत्र से आक्रमण करने के बाद वहाँ पर टकोली मिलना आरंभ हो गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड चांगबखार क्षेत्र के बारे में, तो इस पर 1775 पर आक्रमण किया गया था फ्रेंड्स, और यहाँ से भी टकोली मिलना आरंभ हो गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स जो इनकी दो महत्वपूर्ण घटना ये है कि इनका कोरबा और धमधा जमींदारियों के साथ संबंध। फ्रेंड्स हुआ ये था कि कोरबा जमींदारियों के साथ ऐसा हुआ था फ्रेंड्स कि इन्होंने जब आक्रमण किया बिंबाजी भोसले ने, तो फ्रेंड्स लगभग ऐसा कहा जाता है कि इनके आक्रमण का जो कार्यकाल था वो 75 से 81 के बीच में इन्होंने किया रहा होगा। जिसमें फ्रेंड्स क्या था कि सबसे एकमात्र ऐसी घटना थी फ्रेंड्स जिसमें बिंबाजी भोसले ने उस जमींदारी को जब्त कर ली थी, मतलब उन्होंने टकौली भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, कोरबा जमींदारी को उन्होंने जब्त कर लिया था। तो फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण है कि एकमात्र घटना जिसमें जमींदारी जब्त कर ली गई तो वो थी कोरबा जमींदारी। किसके द्वारा फ्रेंड्स, तो बिंबाजी भोसले के द्वारा जब्त कर ली गई। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम धमधा जमींदारों के बारे में बात करें, तो इन पर आक्रमण फ्रेंड्स 1781 में किया गया बिंबाजी भोसले के द्वारा। और जैसे ही फ्रेंड्स बिंबाजी भोसले ने आक्रमण किया, तो धमधा जमींदारी के जितने भी शासक थे, राजा थे, और उनकी जो पत्नियां थी फ्रेंड्स, सभी ने समाधि जो है फ्रेंड्स उन्होंने धारण कर ली थी। तो फ्रेंड्स ये तो थे जमींदारियों से संबंध। अब हम बात करते हैं बिंबाजी भोसले की पत्नियों के बारे में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिंबाजी ने बहुत सारे बहुविवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इनकी फ्रेंड्स 3 पत्नियां थी, जिसमें से उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई, ये बिंबाजी भोसले की 3 पत्नियां थी। जिसमें से फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे इनकी पत्नी उमाबाई के बारे में, तो फ्रेंड्स उनको छत्तीसगढ़ की प्रथम सती महिला के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स हुआ ये था 1787 में जैसे ही बिंबाजी भोसले की मृत्यु हुई फ्रेंड्स, उनकी जो पत्नी थी उमाबाई, वो उनकी मृत्यु के साथ ही साथ वो सती हो गई थी। तो फ्रेंड्स इनके सती होने का प्रमाण जो है फ्रेंड्स रतनपुर के सती चौरा से मिलता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की पहली सती महिला कौन थी, तो वो थी फ्रेंड्स उमाबाई। इसके अलावा अगर हम बात करें रमाबाई के बारे में, तो वो फ्रेंड्स ऐसा हुआ था कि जैसे ही बिंबाजी भोसले की मृत्यु हुई फ्रेंड्स, उनके मृत्यु के वियोग में फ्रेंड्स ये इतनी व्याकुल हो चुकी थी कि ये वन चली गई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें इनकी तीसरी पत्नी के बारे में जो थी आनंदीबाई, तो फ्रेंड्स आनंदीबाई के साथ ये था फ्रेंड्स कि इनको सत्ता का ज़्यादा लालच था फ्रेंड्स, ये सत्ता में आना चाहती थी, ये सत्ता संभालना चाहती थी। इसी वजह से फ्रेंड्स इसको प्रदेश की द्वितीय महिला शासिका के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स हुआ ये था कि आनंदीबाई जो थी वो सत्ता संभालना चाहती थी, और उसके लिए इन्होंने फ्रेंड्स बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी। फ्रेंड्स हुआ ये था कि व्यंकोजी जो भोसले थे, मतलब कि जो दूसरे मराठा शासक थे, मतलब कि जैसे ही व्यंकोजी भोसले वो शासन बनते हैं फ्रेंड्स, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सूबा शासन लागू कर देते हैं। तो जैसे ही वो सूबा शासन लागू करते हैं, आनंदीबाई जो थी उनका विरोध जाहिर करती हैं, वो सूबा शासन यहाँ पर होने नहीं देती हैं फ्रेंड्स। तो विरोध में उन्होंने आनंदीबाई ने व्यंकोजी भोसले पर आक्रमण भी किया, लेकिन आनंदीबाई हार जाती है। लेकिन हुआ फ्रेंड्स की एक संधि होती है, संधि के तहत ये कहा जाता है फ्रेंड्स कि आनंदीबाई जो है वो सूबेदारों को प्रशासनिक कार्य में जो है वो अनुमति देगी, मतलब कि सूबेदारों को जो भी प्रशासनिक कार्यों में अनुमति जो चाहिए होगी फ्रेंड्स, वो आनंदीबाई ही जो है उनको देंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो शासिका नहीं बनती है, एक मतलब ऐसा होता है कि वो संधि के तहत जो है जितने भी सूबेदार होते हैं उनसे जो भी प्रशासनिक जो कार्य होते हैं वो सलाह जो है वो आपकी आनंदीबाई से लिया करते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें, जो प्रथम सूबेदार थे छत्तीसगढ़ की, जिनका नाम था महिपतराव दिनकर, सत्ता के क्षेत्र में फ्रेंड्स इनका संघर्ष हुआ था आनंदीबाई से। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, महिपतराव दिनकर का किसके साथ सत्ता हेतु संघर्ष हुआ था, तो वो था आनंदीबाई के साथ। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने बताया
कि आनंदीबाई जो थी वो प्रदेश की द्वितीय महिला शासिका थी। यदि फ्रेंड्स अगर आपको पता हो कि प्रदेश की छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके आगे आगे की जो भी कहानी थी कि जो सूबा शासन जो थे वो कैसे आए, क्या हुआ था, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।